हेलो दोस्तों, मैं कौस्तुभ। आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी राज्य नेपाल की। आप यूपीएससी अगर कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। लेकिन आप अगर ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो, तो हमें नाम पता होता है, लेकिन कितनी इन्फॉर्मेशन दुनिया के अलग-अलग देशों के बारे में हमको होती है। तो ये जो सीरीज़ है, इससे आपको मदद मिलेगी दुनिया के देशों के बारे में जानने के लिए। अब जब नेपाल की बात करते हैं, तो नेपाल का मतलब ही होता है द लैंड प्रोटेक्टेड बाय ने। पाला ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है प्रोटेक्शन। सो लैंड प्रोटेक्टेड बाय ने कौन थे? ये एक नाम है ऋषि का, सेज का। तो ये जो देश है ये हिंदुइज्म से काफ़ी क्लोज रिलेशन रखता है, नेपाल। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोई भी देश दुनिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज में हिंदू है, ये नेपाल है। भारत नहीं, नेपाल है। और अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा तो एक विवाद भी था कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट कर दिया था कि राम की जन्मभूमि ये अयोध्या नहीं, नेपाल में थोरी करके एक जगह है, उसको उन्होंने बताया था। रामायण में वैसे भी जनकपुरी मिथिला की राजधानी, इसका भी उल्लेख वो कहते हैं कि नेपाल में है। अब ये जो ऐसा देश है, जो इतना क्लोज़ रिलेशनशिप इंडिया के साथ रखता है, इसके बारे में, इसकी ज्योग्राफी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अब ये है नेपाल का मैप। अब ये फिज़िकल और पॉलिटिकल ऐसा दोनों मैप कंबाइन है। आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ हमको नोट करनी है कि नेपाल ये ऐसा राज्य है, जो तीनों साइड से इंडिया से घिरा हुआ है। तो आप देखेंगे इसके वेस्ट में उत्तराखंड है, यहाँ पे रिवर है महाकाली और ये इंडिया में शारदा बन के आती है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो एरिया है, ये डिस्प्यूटेड एरिया था इंडिया और नेपाल के बीच में, जो नेपाल उसको डिस्प्यूटेड मानता है, लेकिन इंडिया मानता है कि ये इंडिया का ही पार्ट है। यहाँ पे एक माउंटेन पास है, जिसका नाम है लिपू लेक। तो ये अब तक इंडियंस यूज़ करते थे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। तो उत्तराखंड में जाएँगे और यहाँ से लिपू लेक से कैलाश मानसरोवर की यात्रा को जाएँगे। लेकिन अब अ, इस पिलग्रिमेज के लिए जेलेपला जो और नथुला, सो नथुला पास है इधर सिक्किम में, तो यहाँ से बाय रोड इस रास्ते आप उधर कैलाश मानसरोवर पहुँच सकते हैं। तो अब इसका उपयोग कम हो रहा है क्योंकि ये रास्ता काफ़ी कठिन था, एक्सीडेंट्स हो सकते थे। अब इधर का पूरा पार्ट देखेंगे तो ये इंडो नेपाल बॉर्डर काफ़ी पोरस है। पोरस का मतलब खुली है। तो यहाँ पे चेक पोस्ट होते हैं, लेकिन आपको पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये काफ़ी विवादित भी है। इंडो नेपाल की 1949 की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है, इसके अंडर ये बॉर्डर पोरस ओपन रखा गया है। तो इस बॉर्डर में हमको फ़ायदा भी होता है कि लोग आवाजाही बहुत आसान हो जाती है। लेकिन इसका एक नुकसान भी भारत को सहना पड़ता है कि टेररिज़्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, फॉरेन फेक इंडियन करेंसी नोट्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ये चीज़ें भी इंडिया में नेपाल के थ्रू आ सकती है। हमने इसके पीछे भी इसके पहले भी देखा है कि काफ़ी टेररिस्ट यहाँ नेपाल बॉर्डर पे पकड़े जा चुके हैं, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। अब ये फ्रेंडशिप ट्रीटी नेपाल कहता है कि ये उनकी सॉवरेनिटी को अफ़ेक्ट करता है, तो वो उसको जो कम्युनिस्ट हैं नेपाल के, वो कह रहे थे कि ये ट्रीटी फिर से रिवाइज़ करनी चाहिए। तो इंडिया भी कह रहा था कि हाँ, हम भी अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हो तो हम भी उसको रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि हमारा भी इसमें नुकसान होता है कि ये ओपन बॉर्डर होने की वजह से। लेकिन इस पे कोई आगे मूवमेंट नहीं हुआ। दोनों देशों का फ़ायदा इसी ट्रीटी में है, इससे हमारा रिलेशन क्लोज़ बना रहता है। अब इस बॉर्डर की अगर बात करेंगे तो ये बॉर्डर ऐसा है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार ये इंडियन स्टेट्स है। तो अभी यूपी और बिहार की इलेक्शंस के वक़्त राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने एक स्टेटमेंट किया था कि नेपाल के जो ये एरियाज़ है, तो ये जो रिलेशनशिप है इंडिया और नेपाल का, उसको रोटी और बेटी का रिलेशनशिप मानते हैं, राइट? रोटी और बेटी। ये क्यों? क्योंकि नेपाल में ये जो प्लेन एरियाज़ है, राइट? प्लेन एरियाज़, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो इंडिया से वहाँ पे माइग्रेट कर चुके हैं। तो यहाँ का पॉपुलेशन जो मधेसीज़ है, जनजातीज़ है, थारू है, इनका काफ़ी क्लोज़ रिश्ता यूपी बिहार के लोगों से या इंडियन लोगों से है। तो वो लाइवलीहुड पैसा कमाने के लिए भी माइग्रेट कर जाते हैं और यहाँ पे आपस में शादियाँ भी होती है। इस वजह से ये इन लोगों का रिश्ता इंडिया में आज रहने वाले लोगों से काफ़ी पास का है, नज़दीक का है। अब यहाँ पे काफ़ी नदियाँ हैं, तो आपको अगर आप एग्ज़ाम का प्रिपेयर करें तो यहाँ पे गंडक इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद कोसी इम्पॉर्टेंट है, सॉर ऑफ बिहार कहते हैं। तो नेपाल से ये जो नदियाँ आती है, दे आर पेरेनियल हिमालयन रिवर्स, जो प्लेन में आने के बाद फ्लड्स
बाढ़ आ सकती है। तो इसके लिए इंडिया और नेपाल काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि एक एग्रीमेंट हो कि जहाँ पे नेपाल में डैम्स बने, तो ये फ्लड कंट्रोल किया जा सकता है और इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी तो इंडिया वो इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से खरीद भी सकता है। हमारे यहाँ डैम नहीं बन सकता इस इन नदियों पे, क्योंकि एक बार वो नदी प्लेन एरिया में आ जाती है तो उसको डैम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेपाल में वो पहाड़ी एरिया में होता है तो उसको आसानी से रोका जा सकता है। अब इस तीसरी बॉर्डर की हम बात करते हैं। ये जो तीसरा साइड है जो इंडिया को लग के है, तो यहाँ पे इंडिया का स्टेट है सिक्किम। तो ये जो सिक्किम बॉर्डर है यहाँ पे ये कांचनजंगा इज़ इम्पोर्टेंट, इट्स अ प्रोटेक्टेड एरिया, बायोस्फीयर रिजर्व है। कांचनजंगा का जो नदर्न स्लोप है वहाँ पे ग्लेशियर है जेमू। ये जेमू ग्लेशियर से निकलती है रिवर तीस्ता और ये जाती है बांग्लादेश। तो ये जेमू ग्लेशियर कांचनजंगा का नदर्न स्लोप में है और वहाँ से तीस्ता रिवर नदी निकलती है। तो ये एरिया है जो ईस्टर्न बॉर्डर है नेपाल का। अब नेपाल का नदर्न बॉर्डर की अगर बात करें तो ये तिबेट से लग के है, जो चाइना खुद का एक स्टेट मानता है। अब ये जो बॉर्डर है, आप देखेंगे कि ऐसा पॉलिटिकली अगर बात करें तो नेपाल ये एक बफर स्टेट माना जाता है, ये इंडिया और चाइना या तिबेट के बीच में। लेकिन अब ये जो नेपाल देश है, यहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ है कि जो चाइना कार्ड इंडिया के अगेंस्ट प्ले करते हैं या इंडियन कार्ड चाइना के अगेंस्ट प्ले करते हैं। बीच में कुछ विवाद भी हुआ था कि जहाँ पे नेपाल के जो पॉलिटिशियंस हैं वो कह रहे थे कि हम चाइना के पास सपोर्ट मांगेंगे और इंडिया पे डिपेंडेंस कम कर देंगे। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो आप देखिए एल्टीट्यूड ऐसा अगर आप देखें, राइट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ सॉरी, तो नॉर्थ की तरफ एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है। तो ये काफ़ी होस्टाइल हिमालयाज़ है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट रूट्स कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। यहाँ पे डिज़ास्टर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और ये यहाँ पे ऑक्सीजन भी कम होता है। और इधर से आप अगर देखें तो चाइना का ये जो एरिया है ये भी काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया नहीं है। तो ये पूरा तिबेट, ये हमारा लद्दाख जैसे है कि बहुत कम पॉपुलेशन है और यहाँ पे बहुत कुछ एग्रीकल्चर या प्रोडक्टिव इकोनॉमिक्स नहीं है। तो चाइना के लिए नेपाल को मदद करना काफ़ी मुश्किल है, कितना भी चाइना ट्राई करे, क्योंकि ईस्टर्न चाइना से आपको पहले तिबेट में मटेरियल लाना पड़ेगा, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके इस डिफ़िकल्ट टेरेन से ट्रांसपोर्ट करके नेपाल में लाना है। जो नेपाल की पॉपुलेशन इस एरिया में ज़्यादा है, जो इंडिया के बॉर्डर पे या पास में है। तो इसीलिए नेपाल अपनी ज्योग्राफी को चेंज नहीं कर सकता। नेपाल का रिलेशनशिप इंडिया पे और थोड़ा बहुत डिपेंडेंस, बिकॉज़ लैंडलॉक कंट्री है, तो थोड़ा बहुत डिपेंडेंस इंडिया पे ही ज़्यादा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आप अगर ये 3 रेंजेस को देखें, इसको मैं एक क्लियर मैप में लाता हूँ। अगर आप इसको देखेंगे, तो यहाँ पे जो कोई पीक्स के माउंटेन्स के नाम होते हैं, तो कांचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मनसलू, काफ़ी सारे नाम हैं। तो आप ये अच्छे तरीके से पढ़िए, ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। दूसरा, आप अगर कलर कॉम्बिनेशन देखें, तो आपको समझ में आता है कि इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो नेपाल को अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, तो सबसे पहले आता है तराई एरिया, फिर आता है प्लेन एरिया और उसके ऊपर आता है माउंटेनस एरिया, राइट, माउंटेन्स। तो ये तराई मतलब क्या है? आपने अगर ग्रेट इंडियन प्लेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उसमें होता है भाबर, तेराई, भांगर एंड खादर। तो ये जो है भाबर, ये पहला एरिया होता है इधर, और उसके बाद होता है तराई एरिया। तराई में ऐसा होता है कि यहाँ पे नदियाँ जो होती है, जो पानी होता है वो ज़मीन पे सरफेस पे आ जाता है और काफ़ी फर्टाइल ये एरिया बन सकता है। तो यहाँ पे इसको शुगर केन प्लांटेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो तराई ये पॉपुलेटेड एरिया है, पहले फॉरेस्ट था, उसको काट के अब यहाँ पे शुगर केन कल्टीवेशन होता है। आपको जानकारी भी होगी कि इंडिया का जो स्टेट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में भी शुगर केन कल्टीवेशन इसी एरिया में होता है, तराई में। तो ये पहला एरिया है तराई। दूसरा प्लेन्स है, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। नेपाल का 30% लैंड ये कल्टीवेबल है। तो लेकिन सब्सिस्टेंस टाइप एग्रीकल्चर होता है, काफ़ी डेवलप्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर यहाँ पे नहीं है। और ऊपर का पूरा एरिया माउंटेनस है। नेपाल का 80 टू 90% पॉपुलेशन ये सिर्फ इतने बेल्ट में है, ये जो बेल्ट है हॉरिजॉन्टल इतने बेल्ट में है। ये माउंटेनस एरिया में हार्डली उनका 10 टू 20% पॉपुलेशन है, जो बहुत कम है और काफ़ी स्कैटर्ड है। लेकिन जो पहाड़ी लोग हैं वो उनको असली नेपाली मानते हैं, उनको पहाड़ी ही कहा जाता है, द पहाड़ीज़। और जो प्लेन में है उनको थोड़ा डिस्क्रिमिनेट, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये इसलिए कि उन नेपाली जो पहाड़ी है उनका मानना है कि ये सब इंडिया से माइग्रेट हुए लोग हैं, ओरिजिनल नेपालीज़ नहीं है। अब इस विवाद को साइड में अगर रखें तो यहाँ पे हम देखेंगे महाभारत रेंज, ये है
लेसर हिमालयाज़। आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आएगी। यहाँ पे ये सब जो व्हाइट दिखता है ये ग्रेटर हिमालयाज़ है, ये यहाँ पे महाभारत रेंजेस लेसर हिमालय और इसके बाद होती है शिवालिक, राइट? तो अब ये रिज एंड वैली टोपोग्राफी है, इसको ज्योग्राफी में कहते हैं रिज एंड वैली टोपोग्राफी, राइट? तो ये टोपोग्राफी में नेपाल में 2 वैलीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है काठमांडू और यहाँ पे कहीं पे आती है पोखरा, पोखरा वैली। तो आपको ये पहले मैप में यहाँ दिखेगा, यहाँ पे पोखरा है, पोखरा और यहाँ पे काठमांडू। तो ये 2 लोकेशंस आप ध्यान में रखिए। ये काठमांडू उसका कैपिटल है, पोखरा वैली बहुत ब्यूटीफुल है, टूरिज़्म के लिए काफ़ी फेमस है। तो ये है नेपाल का मेजर स्ट्रक्चर। अब आगे चल के अगर हमको देखना है तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ नेपाल के बारे में। अगर हम कंपैरेटिव एरिया की बात करें तो हमारा जो स्टेट है उड़ीसा, इससे नेपाल छोटा है एरिया में। लेकिन ये जो सेक्शन है हिमालयाज़ का, ये लॉन्गेस्ट और टॉलेस्ट सेक्शन है। लॉन्गेस्ट सेक्शन लेंथ में और टॉलेस्ट सेक्शन, राइट? दूसरा, ये बॉर्डर्स की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, तराई, प्लेन्स और माउंटेन्स। अब वैलीज़ की बात की है काठमांडू और पोखरा। अगर टेम्परेचर की बात करें और रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पे जैसे ही आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर कम होता जाता है। सो टेम्परेचर पैटर्न जो है नेपाल का, वो साउथ टू नॉर्थ टेम्परेचर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। रेनफॉल पैटर्न की बात करें तो ईस्ट टू वेस्ट, राइट? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, रेनफॉल कम होता जाता है। सो रेनफॉल गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। तो ये पैटर्न तो इंडिया में भी दिखता है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ टेम्परेचर कम होता जाता है और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, यहाँ पे जो बारिश है, आप अगर यूपी में आए फिर आप पंजाब, हरियाणा उधर जाते हो तो रेनफॉल भी कम होता जाता है। तो यही पैटर्न नेपाल में भी दिखता है, क्योंकि नेपाल का ओवरऑल जो क्लाइमेट टाइप है उसको मॉनसूनल ही माना जाता है। तो दिस इज़ मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो इंडिया का भी मॉनसूनल टाइप है। तो ये दोनों चीज़ें सेम है। अब वेजिटेशन कैसा है नेपाल का? तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, तराई एरिया में डेसिडियस आता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होगा, यहाँ पे जो रेनफॉल होगा, ये होता है 60 से 90 या 100 सेंटीमीटर तक एनुअल प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट, कि जहाँ पे पत्ते झड़ते हैं, राइट, पेड़ पे से ना। माउंटेन्स में रहेगा टेम्परेट फॉरेस्ट। यहाँ पे लोअर अल्टीट्यूड पे रहेगा पाइन और ओक और हायर अल्टीट्यूड में रहेगा फर, बर्च। तो ये नाम भी हमको पता होने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ नेपाल में नहीं, ये तो पैटर्न इंडिया में भी दिखेगा। अब हमने बात की थी कि नेपाल का जो पूरा एग्रीकल्चरल एरिया है, ओनली 30% इज कल्टिवेबल, और ये भी है सबसिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये कमर्शियल नहीं है, तो बहुत प्रॉफिट इससे नहीं आता है। ये सिर्फ खुद के फार्मर अपनी फैमिली के लिए ही प्रोड्यूस करता है, जो बचेगा वो सरप्लस बेचता है। मिनरल, अब नेपाल का टोपोग्राफी ऐसा है कि यहाँ पे मिनरल या माइनिंग ये बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, क्योंकि माइनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। चीप ट्रांसपोर्ट होना चाहिए और उसके लिए इंडस्ट्रीज़ भी होनी चाहिए एक मार्केट करके। अब नेपाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बहुत ही लो है, तो मिनरल्स इसका एक्सप्लोरेशन कम है, लेकिन माइका, आयरन, मैंगनीज़ थोड़ा बहुत इधर-उधर मिल जाता है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज़ सबसे प्रोमिनेंट है यहाँ पे। तो फॉरेस्ट में जो चीज़ें मिलती है, उनसे जो चीज़ें बनाई जा सकती है, यही नेपाल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है। एग्ज़ाम्पल है फॉरेस्ट वुड। तो उन नेपाल में एनर्जी रिसोर्स भी सबसे ज़्यादा वुड ही यूज़ होता है, फायरवुड, क्योंकि वहाँ पे गैस का सप्लाई या पाइप्ड गैस ऐसा कुछ कंसेप्ट अभी नहीं है, धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा फायरवुड ही यूज़ होता है, फ्यूल वुड। एग्रीकल्चर इज़ प्रोमिनेंट, लेकिन हमने कहा कि नेपाल को अगर डेवलपमेंट लाना है खुद में, तो नेपाल को ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट है और रोड ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट अगर फास्ट उसको एक्सपोर्ट करना है, तो उसको ऐसी चीज़ें चाहिए कि जो हाई वैल्यू हो और लो वॉल्यूम हो, लो वॉल्यूम लो मास। तो ऐसे ही प्रोडक्ट जो है वो एग्रीकल्चर से हो सकते हैं, फार्मिंग से हो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर प्लांटेशन से हो सकता है। तो नेपाल को उसको फोकस करके ही अगर नेपाल आगे बढ़े तो वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा खासा डेवलप हो सकता है। प्लस ये जो डैम कंस्ट्रक्ट कर सकता है नेपाल, तो इस डैम्स में जहाँ जहाँ पॉसिबल है, तो यहाँ पे कुछ स्पीसीज जो होता है एक्वाकल्चर या पिसिकल्चर, ऐसा कुछ करके कुछ स्पीसीज, फिशरीज एंड ऑल इसको प्रोड्यूस कर सकता है। इंडस्ट्रीज़ नेपाल में पुअर है, लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड कंट्री जनरली पुअर होती है, इसका एक एक्सेप्शन है स्विट्ज़रलैंड की, जो लैंडलॉक्ड है फिर भी बहुत पूरी दुनिया का पैसा उसके पास होता है स्विस बैंक में। तो इंडस्ट्रीज़ नहीं है, लैंडलॉक्ड है, हाई पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, लेकिन वो अनयूटिलाइज्ड है। हार्डली 2% से 2% भी नहीं, हार्डली लेस देन 1% नेपाल ने यूज़ किया है।
तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है। अगर नेपाल ये बात अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दे, तो नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी और आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर आती है, तो उसमें से डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट और बाकी डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एंड सो ऑन। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डेवलप करना ये ज़रूरी है नेपाल के लिए और उसमें से वो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया को बेच सकता है क्योंकि इंडिया की जो स्टेट्स है यूपी और बिहार, ये काफ़ी पॉपुलेटेड स्टेट्स है और बैकवर्ड है। तो हमको वहाँ पे भी, इंडिया को भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो अगर नेपाल प्रोड्यूस करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो ये चीप पावर होता है जो इंडिया खरीद सकता है। इसमें विन विन सिचुएशन है, नेपाल का भी फ़ायदा है और इंडिया का भी फ़ायदा है। लास्टली नेपाल टूरिज़्म इस सेक्टर को काफ़ी डेवलप कर सकता है। अभी भी यहाँ पे एक मेन एक्टिविटी टूरिज़्म है, लेकिन जितना डेवलप हो सकता है उतना डेवलप नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वो सिर्फ कुछ वैलीज़ में है और ट्रेकिंग रूट्स पे है। तो अगर नेपाल टूरिज़्म को बहुत अच्छा डेवलप करे तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो हमने ये बात की कि अंडर डेवलपमेंट और पॉवर्टी है, ट्रांसपोर्ट, एयर एंड रोड कनेक्टिविटी क्रूशल, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, जो जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी कम होता जाता है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, इसीलिए डेवलपमेंट हर जगह पहुंचना भी मुश्किल है क्योंकि टोपोग्राफी ही कठिन है। डिज़ास्टर्स, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नेपाल के सामने है। अर्थक्वेक्स, वहाँ पे अभी रिसेंटली कुछ साल पहले बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन वहाँ पे हुआ है। फ्लड्स, मानसून में वहाँ पे फ्लड, थंडरस्टॉर्म्स आने के चांसेस होते हैं। लैंडस्लाइड्स वहाँ रूटीनली होते हैं क्योंकि हिमालयाज़ का अल्टीट्यूड बहुत है, हिमालयाज़ सैंडस्टोन है, स्ट्रक्चर जो है ऊपर का वो फ्रजाइल है, तो किसी टाइप का डेवलपमेंट वहाँ पे अगर होता है तो लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ते हैं। प्लस ये टेक्टोनिक ज़ोन है। सो सिस्मिक ज़ोन की अगर बात करें तो ये हज़ार्ड में सिस्मिक ज़ोन 5 में आता है, जो टॉप ज़ोन है, राइट? सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक के लिए प्रोन ऐसा एरिया है। तो उस वजह से लैंडस्लाइड का, एवलांचेस का काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, अब यहाँ पे नेपाल को एक थ्रेट भी है और अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो होने वाला है, नेपाल को अफेक्ट होना है, फ्रजाइल इकोसिस्टम है। लेकिन नेपाल एक रिसर्च फील्ड अगर प्रमोट करे तो पूरी दुनिया के लोग जो साइंटिस्ट है वहाँ आके हिमालयाज़ पे अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, तो इसमें भी नेपाल का बेनिफिट होगा। सो आगे हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन नेपाल की और इंडिया नेपाल रिलेशनशिप की। आगे जाने से पहले सिर्फ आपको याद दिला दूँ कि ये जो डिस्कशन है, ये हर डिसाइफर का जो हमारा बैच है, मेरा ऐप है कौस्तुभ्स करके, तो हर सेशन में, डिसाइफर में, इसी टाइप में एक कंट्री पूरी दुनिया की हम उठा के इस टाइप का डिस्कशन वहाँ करते हैं। तो अभी भी बैच में एडमिशन चल रहे हैं। आप आपके प्रिपरेशन को अपग्रेड कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए आज ही। अब बात करेंगे इंडिया और नेपाल के बारे में। तो इंडिया नेपाल जो रिलेशनशिप है, इसको मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा रिलेशन हमारा अब तक रहा है। सिर्फ वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ है, इनका जो क्लोजनेस है चाइना से, इस वजह से कभी-कभी पॉलिसीज़ में तनाव आ जाता है, दोनों देशों में तनाव आता है। तो अभी रिसेंट में अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, तो नेपाल में रेलवेज़ डालने का काम, उनको मदद करने का काम, फंडिंग का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है। तो ये जयनगर बिजलपुरा बरबीदास लिंक है। फर्स्ट ब्रॉड गेज, क्योंकि नेपाल में जो भी अब तक ट्रेन्स है वो नैरो गेज ट्रेन्स है, तो इंडिया पहला ब्रॉड गेज क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक नेपाल और इंडिया के बीच में इंडिया ने फंड किया है, जो जयनगर बिजलपुर बर्दीबास लिंक है। इसके अलावा इंडिया नेपाल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी बना है, जो और एक लाइन है जोगबनी बिरतनगर, इस पे भी काम कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको असिस्ट कर रहा है नेपाल को। तो इंडिया नेपाल, इन्होंने अभी एक ट्रीटी भी साइन किया है कि जॉइंट टास्क फोर्स बनाया है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये दोनों कंट्रीज़ के लिए विन विन सिचुएशन है। तो नेपाल ने ये माना भी है कि वो अग्रीमेंट में कि वो इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करेगा। अब पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, तो नेपाल का इंटरनल पॉलिटिक्स अगर बात करें तो इट इज़ वेरी अनस्टेबल। आप सोचिए कि 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस वक्त पार्टीशन का एक बहुत बड़ा झटका हमको लगा, और इतने अनस्टेबल इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाया, फाउंडिंग फादर्स ने बनाया, वो इतना स्टेबल था कि आज तक हमारा देश बहुत स्टेबिलिटी से अच्छे से चल रहा है। लेकिन आप नेपाल की अगर बात करेंगे 2008 2007-8 में जब कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाने की प्रोसेस शुरू की नए से, तो इस पे काफ़ी विवाद रहा है और अभी भी काफ़ी इंस्टेबिलिटी वहाँ पे है।
तो इसका एक प्रूफ है कि 12 पीएम 2008 के बाद 12 प्राइम मिनिस्टर्स नेपाल में अब तक हो चुके हैं। हर साल में करीब-करीब एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे होता है। तो ये जो इंस्टेबिलिटी है, इससे डेवलपमेंट अफ़ेक्ट होता है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। तो नेपाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे अभी अभी रिसेंट में अब अगर देखेंगे तो बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये क्यों चल रहे हैं कि एमसीसी जो है, मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन, ये यूएस गवर्नमेंट का एक एड एजेंसी है, जिसने $500 मिलियन का ग्रांट दिया है। किस लिए? 2 चीज़ों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन डालने के लिए नेपाल में और रोड इम्प्रूवमेंट में। अब ये कम्युनिस्ट जो है नेपाल में, ये कह रहे हैं कि एमसीसी को अगर हम नेपाल में काम करने देंगे, तो नेपाल यूएस के साइड में टिल्ट हो जाएगा, चाइना से दूर हो जाएगा और नेपाल की सोवेरेंटी और ऑटोनॉमी अफेक्ट होगी। तो ये जो कम्युनिस्ट है, ये रास्ते पे उतर आए हैं और काफ़ी प्रोटेस्ट नेपाल में चल रहा है। दूसरा, ये जब चल रहा है तो चाइना भी नेपाल में मेडलिंग कर रहा है और कह रहा है कि नेपाल ने यूएस की कोएर्सिव डिप्लोमेसी से दूर रहना चाहिए। लेकिन ये तो गज़ब बात हो गई, क्योंकि अगर चाइना की बात करें तो एक रिसेंट स्टडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नेपाल ने की है, जहाँ पे उन्होंने देखा है कि नेपाल चाइना बॉर्डर हुमला डिस्ट्रिक्ट में चाइना ने ये जो 1963 का बाउंड्री प्रोटोकॉल है, ये 2 देशों में, नेपाल और चाइना में, तो चाइना ने ये बॉर्डर एग्रीमेंट वायलेट किया है, जिस तरह इंडिया के साथ भी किया है, और वो नेपाली टेरिटरी में घुसे हैं, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। तो जो इंडिया में वो कर रहे हैं, पैंगोंग में कर रहे हैं, तो वही नेपाल में भी कर रहे हैं, और फिर वो कहते हैं कि यूएस का कोर्सिव डिप्लोमेसी है। यहाँ ना यूएस बहुत वर्चुअस है, ना चाइना बहुत वर्चुअस है। नेपाल ऐसा देश है कि जिसको अपने कार्ड्स बहुत ही होशियारी के साथ खेलने हैं। इंडिया का अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी हम दूसरे कंट्री की टेरिटरी पे नज़र नहीं रखते हैं, और हमने कभी नेपाल, भूटान, ये जो कंट्रीज़ हैं हमारे आसपास, इनको कभी नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर उनका उपयोग हमारे इंटरेस्ट में किया या गलत उपयोग किया, ऐसा नहीं है। तो हमारा फॉरेन पॉलिसी काफ़ी अच्छा रहा है। तो इसलिए नेपाल के इंटरेस्ट में है कि वो इंडिया के ही इंटरेस्ट में या इंडिया के साथ ही मिलकर अपना डेवलपमेंट करे। तो अब ये था नेपाल। अगर आप बाकी देशों के बारे में भी ऐसे डिस्कशंस करना चाहते हो, मैं डिस्कशंस करना चाहते हो कहता हूँ, क्योंकि ये मोनोलॉग नहीं है। यहाँ पे तो मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज रहा हूँ, लेकिन आप अगर डिसाइफर पे आते हैं तो हम ये डिस्कशन साथ कर सकते हैं। तो मैं आपसे विनती करूँगा कि ऐप को डाउनलोड कीजिए और जल्दी से जल्दी डिसाइफर पे आप खुद को रजिस्टर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशंस का आइकन आप शुरू रखिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पे कमेंट कीजिए। थैंक यू।